हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था अगर वीडियो में आकर मेरा स्टोरी सुनाना पसंद आते तो लाइक करना और पसंद नहीं आता तो सब्सक्राइब करना। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? मेरी लास्ट वीडियो में आज तक सबसे ज्यादा लाइक आए, वहीं सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े इतने। तो इसको मैं ओवरऑल एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर चल रहा हूँ और अभी ये मेरी ड्यूटी थी कि नेक्स्ट वीडियो में भी मैं खुद आकर स्टोरी को सुनाऊं। आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये है प्राशर लेक के ट्रैक की, और हम इस ट्रैक पर गुम हो जाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम किसी ट्रैक पर गुम हुआ था और मुझे रियलाइज हुआ कि हम ऐसे ट्रैक पे गुम भी हो जाते हैं बहुत डेंस फॉरेस्ट में। ये जो हमारा सारा एक्सपीरियंस होता है ये प्राशर फॉरेस्ट नाम की जगह पे होता है, जो प्राशर लेक के बिल्कुल एडजेसेंट है, जिनके थ्रू ट्रैक करके हमने प्राशर लेक पर पहुंचना था। मैं पिछले 5 साल से कहीं घूमने नहीं गया था और मैं चंडीगढ़ से बैठकर शिवालिक्स को देखकर ही खुश हो जाता था। इस टाइम ड्यूरेशन में कभी कभी मेरा बहुत ज्यादा घूमने का मन करता तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख लेता था। तो तब मुझे इंस्पिरेशन मिली कि कुछ स्टोरीज तो हमारे पास भी है सुनाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ मिनट तो किसी को एंटरटेन कर ही सकते हैं। ये जो ड्यूरेशन थी, जिस ड्यूरेशन के दौरान मैं कहीं घूमने नहीं जाता, तो उस ड्यूरेशन में मैं एक बकेट लिस्ट तैयार कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ क्या एक्टिविटी करनी है। ये जो टेक्निक है ये बड़ी ही इफेक्टिव थी डिलेड ग्रेटिफिकेशन में, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई लंबी ड्यूरेशन के लिए काम करना चाहता है और बीच में कोई हमारी डिस्ट्रैक्शन है, तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि उन चीज़ों को कहीं नोट डाउन कर लें और खुद को समझा लें कि आज हम ये काम कर लेते हैं, जब सही टाइम आएगा तो हम ये काम कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने एक बकेट लिस्ट तैयार की थी, और जिस बकेट लिस्ट का पार्ट था कि प्राशर लेक पर सनराइज देखना और प्राशर लेक तक ट्रैक करते हुए जाना। प्राशर लेक को फिर ट्रैक करने के लिए मुझे मेरे 2 दोस्त ज्वाइन करते हैं और हम लोग चंडीगढ़ से प्राशर लेक के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट नाइट स्टे था वो मंडी शहर में था। मंडी शहर को उससे पहले मैं केवल कंगना रनौत के रेफरेंस से जानता था, लेकिन मंडी शहर की असली आइडेंटिटी मुझे वहां जाकर ही पता लगती है। मंडी शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो कि ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम वहां जाएंगे तो वहाँ की मार्केट को, वहाँ के पुराने मंदिर को और हिमाचल दर्शन नाम से एक गैलरी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो गैलरी है मैं कहूँगा वहाँ जाना जरूरी है किसी भी टूरिस्ट के लिए, अगर उन्होंने हिमाचल का कल्चर बहुत ही कम समय में समझना है और सीखना है। तो एक हमारा रिग्रेट रह गया कि हम मंडियाली धाम को ट्राई नहीं कर पाए। अगर आप लोग जाओ तो जरूर ट्राई करना। मंडी शहर से कुछ दूर निकलने पर आईआईटी मंडी और एक क्रिकेट ग्राउंड आता है। पहाड़ से हम जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो हमें क्रिकेट ग्राउंड के एक्चुअल साइज का अंदाजा लगता है। आईआईटी का भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस मुझे लोकेशन थोड़ी रिमोट लगी। इसमें अच्छी बात भी थी क्योंकि मंडी शहर पहले ही क्राउडेड है। रोबो फर्स्ट टाइम पहाड़ों में ड्राइव कर रहा था तो हमारी कार की स्पीड काफ़ी कम थी, इसलिए जो भी कार हमें ओवरटेक कर रही थी उसका ड्राइवर हमें मुड़ मुड़ कर देख रहा था। ऐसे एक अंकल हमें 3 बार जोर से हॉर्न देकर ओवरटेक करते हैं और हर बार किसी ना किसी कारण से वो आगे जाके कार को स्लो कर लेते हैं या रोक लेते हैं। जब वो चौथी बारी हमारे गाड़ी के पीछे आकर हॉर्न देते हैं जोर से, तो हम भी वापस हॉर्न से उनको रिप्लाई करते हैं और तकरीबन 1 मिनट तक हॉर्न्स का आपस में वार्तालाप चलती है। उसके बाद अंकल हमें गालियां देते हुए ओवरटेक करते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्स में हंस रहे थे। हमें हंसता हुआ देखकर अंकल की वाइफ और बच्चे भी हंसने लगते हैं, लेकिन अंकल के सर से अब भी धुआं निकल रहा था। चलो, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, असल में रोड रेज को अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे जैसे प्राशर लेक की तरफ हम बढ़ रहे थे, जगह की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। हम बागी नाम की जगह रुकते हैं, वहां खाना खाते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी और जेन्युइन प्राइस पे था। कुछ बच्चे स्कूल ड्रेस में ही चाउमीन खाने पहुंचे हुए थे। अब तो फास्ट फूड भी रिमोट पहाड़ों की लोकेशन पर पहुंच चुका है। उनको पैसे जोड़ते हुए देखना बड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहा था। बागी से एक नाला निकलता है, उस वक्त वहां नया पुल बन रहा था, क्योंकि उसी साल वहां बादल फटा था जिससे पुल बह गया था। नाला मलबे से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे डेंस फॉरेस्ट रिवर बेड से ही स्टार्ट हो रहे हो, क्योंकि मलबे से नाले की डेप्थ बहुत घट गई थी। इस टाइम थोड़ा थोड़ा पानी भी चल रहा था नाले में। इसके बाद रास्ता काफी नैरो हो जाता है और साइड में गहरी खाई थी। हम लोग आराम से चल रहे थे, लेकिन लोकल्स उन सड़कों पर भी उड़ रहे थे। अगर कोई खाई में गिर जाए तो बचने का कोई चांस नहीं था। वो दिन काफी इंपॉर्टेंट था वहां के मंदिर के लिए। हमें सारे रास्ते वहां बज रहे बाजे सुनाई दे रहे थे। उस दिन वहां बकरों की बलि भी दी जानी थी। काफी सारे लोग वहां जा रहे थे। उन्हें देखकर पता लग रहा था कि उनकी कितनी आस्था थी। मेरा भी मन था उस टेम्पल में जाकर सभी रिचुअल्स को देखूं, लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ था। मुझे टेम्पल का नाम याद नहीं,
अगर आप इस फोटो को आइडेंटिफाई करके बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम ट्रैकिंग के लिए वैसे लेट हो रहे थे, लेकिन ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट आ ही नहीं रहा था। हम रुककर किसी से पूछते हैं तो पता लगता है कि प्राशर लेक तक रोड जाती है। अगर ट्रैकिंग करनी है तो बागी वापस जाना पड़ेगा। मैं ट्रैकिंग का ज़्यादा इच्छुक था तो हम लोग वापस बीच रास्ते से मुड़ जाते हैं। अब हम लोग बागी में कार पार्क करते हैं। जिन अंकल की प्रॉपर्टी में हम कार पार्क करते हैं उन्हीं के साथ हमारी ट्रेल पर निकल पड़ते हैं। अंकल पार्किंग के लिए हमसे कुछ चार्ज नहीं करते। पहाड़ी लोग बड़े कर्टियस और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। अंकल बड़े सोशल और फ्रेंडली थे। हम भी इसी चीज का फायदा उठाते हुए उनसे पहाड़ी लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ सीखते हैं। अंकल भी एक जंगल के पास और नाले से कुछ ऊपर एक टूरिज्म के हिसाब से प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे थे। काफी सारा रास्ता पैदल ही कवर करना पड़ता है, चाहे स्कूल जाना हो चाहे मार्केट। अगर बीमार पड़ जाए कोई तो पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से बारी बारी पेशेंट को उठाकर नीचे लाया जाता है। अपनी तरह नहीं कि कुछ हुआ और गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। अब तो फिर भी मेडिसिन है, पुराने टाइम में तो लाइफ और भी डिफिकल्ट होती होगी। घर भी एक इस पहाड़ पे और दूसरा दूसरे पहाड़ पर। खेतों से गुजारा करना पहाड़ों में बहुत मुश्किल है, अनलाइक प्लेन्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। टूरिज्म पर हिमाचल की काफी डिपेंडेंस है। कनेक्टिविटी एक मेजर इशू है और इसी कारण उत्तराखंड जैसी स्टेट्स से तो इतनी माइग्रेशन हुई है कि पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं। अब इन गांव को गोस्ट विलेजेस कहा जाता है। कहीं पढ़ा था कि सड़क तुम अब गांव आई हो जब सारा गांव शहर जा चुका है। अंकल में सेल्फ कंटेंट था। उन्हें अपने गांव की शुद्ध हवा, ठंडा पानी, हरियाली और सुकून से बड़ा प्यार था। और ऐसा भी नहीं था कि वो मॉडर्न आइडियाज और डेवलपमेंट से दूर हों। अंकल का घर लास्ट में था और उसके बाद जंगल शुरू थे। अंकल हाथ के इशारे से रूट बता देते हैं। ये डायरेक्शन सेंस स्किल पहाड़ियों में होती है। हमें कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी हम लोग गर्दन हिला देते हैं। अंकल को बाय बोलने से पहले उनके साथ एक फोटो करवाने की इच्छा होती है, जिससे उनके साथ की मेमोरीज को हमेशा के लिए कैद कर सकें। ये याद रखना जरूरी है कि अंकल जैसे सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति शिमला के माल रोड पर नहीं मिलते। उसके लिए कुछ किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो जंगल घने होते जा रहे थे। रास्ता कम दिखाई दे रहा था और कहीं कहीं छोटे छोटे झरने और वाटर स्प्रिंग थे। रोबो हमें लीड कर रहा था। उन दिनों वो अपनी फिटनेस के पीक पर था। कारण था वो शादी के लिए लड़की देख रहा था, तो फोन पर घंटों बात करते करते टहलता रहता था। एक बार तो वो इतनी दूर निकल गया था कि उसे वापस ऑटो में आना पड़ा। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए गया था मैं, लेकिन अब मुझे फील हो रहा था कि मेरी फिजिकल हेल्थ का भी पढ़ाई करते करते नाश हो चुका है। ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा था और हमारी सांस भी फूलती जा रही थी। पहाड़ को घूमते हुए चढ़ने की बजाय रोबो पहाड़ पर सीधा चढ़ने लगता है। 2 घंटे से चल रहे थे, अब रास्ता समझ आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। इतने गहरे जंगल हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो रास्ता बंद ही मिलता है। मुझे लग रहा था कि हम पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वहां थोड़ी सनलाइट दिख रही थी। मैं थोड़ा और बढ़ने के लिए कहता हूँ। हम झाड़ी हटाकर कुछ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छोटा सा फ्लैट ग्राउंड है और काफी सारा पहाड़ अभी चढ़ना बचा था। वहां पर एक पत्थर से बनाई हुई छोटी सी शेल्टर थी, जिसके अब अवशेष ही बाकी थे। ये शायद चरवाहों ने बनाई होगी कभी जंगलों में। यहाँ सामने के दूर पहाड़ों पर कुछ घर भी दिखाई दे रहे थे। हम थोड़ी और आगे चलते हैं तो रास्ते का कोई आइडिया नहीं लग रहा था। ऐसा जंगल जहाँ सूरज की किरणें धरती को ना छू पाती हों, वहाँ किसी भी झाड़ी को हटाते हुए ऐसे लग रहा था न जाने अब कौन सा जंगली जानवर हम पे हमला कर देगा। लेकिन अब तक ट्रैक पूरा करने का हमें हौसला बाकी था। कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन के कारण और प्राशर लेक की इंपॉर्टेंस के कारण वहाँ जियो की रेंज अब भी थी। हम बागी के डावा ओनर को वीडियो कॉल करते हैं। वो कहता है ये कौन सी जगह पहुंच गए, मैंने तो कभी ये लाइफ में नहीं देखी। हिज लाइन्स सेंट अ चिल डाउन द स्पाइन। अब हम ऑफिशियली गुम हो चुके थे। 2.25 घंटे से चल रहे थे। अगर यहाँ से वापस मुड़े तो शायद दिन छिपने से पहले बागी पहुंच सकते थे। पहाड़ों में अंधेरा वैसे ही जल्दी होता है और इतने घने जंगलों में दिन के 2 बजे भी शाम के 6 लगते हैं। अब सभी स्टोरीज माइंड में आती है जब एक आदमी जंगल में गुम हो जाता है और कई दिनों तक उसी जंगल में घूमता रहता है। हम किसी ट्रेल से नहीं आए थे तो वापस जाना थोड़ा मुश्किल था। इस सिचुएशन में मेरी मेमोरी ठीक ठाक काम करती है कि हम किस किस रास्ते से निकले थे। फिर ऐसा कुछ होता है कि हंसी की बात थी, लेकिन उस समय हमें हंसी नहीं आती। रोबो के ऑफिस से फ़ोन आता है कि कहाँ हो। रोबो कहता है कि मैं बाहर हूँ। उसे ऑफिस वाले कहते हैं कि मीटिंग है, आधे घंटे में पहुँच जाओ। रोबो इरिटेट होकर फ़ोन काट देता है और कहता है यहाँ जान के लाले पड़े हैं और इन्हें मीटिंग की पड़ी है। जब हम नीचे उतर जाते हैं तो हम इस इंसिडेंट पर काफ़ी हंसते हैं। रोबो के ऑफिस से
कॉल आने से बेशक हम लोग थोड़े से इरिटेट हुए हों और बाद में हंस भी रहे थे, लेकिन हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन थी कि हम अब भी फ़ोन नेटवर्क में हैं। 15 मिनट ही हुए थे नीचे उतरते हुए कि मुझे झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आती है। मैं चुप होने का इशारा करता हूँ और हम लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। कुछ तो था, ये कंफर्म था, और जितनी झाड़ियाँ हिल रही थी वहाँ कोई छोटा पक्षी तो नहीं हो सकता था। हम लोग दबे पाँव नीचे उतरते हैं उसी डायरेक्शन में देखते हुए। मेरा पाँव फिसल जाता है और मेरे गिरने की आवाज़ से हम देखते हैं कि एक लेडी हमें देख रही थी वहाँ से। कोई लेडी वहाँ जंगल में शायद घास काटने ही आई थी। मेरे फिसलने के शोर से वो सतर्क हो गई थी। वो वापस बड़ी कैजुअली वापस घास काटने लगती है, जैसे कि 3 जंगल में गुम हुए लड़के को देखकर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन ही ना हो। शायद वहाँ ट्रैकिंग के लिए लोग आते रहते होंगे। ये तो पक्का था कि मानसून के दौरान जो यहाँ बादल फटा था उससे पुराने रास्ते मिट गए थे और उसकी जगह थिक वेजिटेशन ने ले ली थी, क्योंकि वो रास्ते हमें कहीं नहीं ले जा रहे थे जो भी हम रास्ता पकड़ रहे थे। लेडी का दिखाई देना मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे और कोई गांव शायद पास में ही था। 10 मिनट और नीचे उतरते हैं तो एक रोड दिखाई देता है। जो रास्ता हम इतनी देर से चल रहे थे वो कुछ ही मिनट में उतर गए थे। रोड आने पर हम एक फ़ोटो लेते हैं। अब गाइड ना लाने का दुख भी था और एक क्वेश्चन दिमाग में था कि सही रास्ता कौन सा था और हमने क्या गलती की। इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी था। मेरी क्यूरियोसिटी ये सोच सोच कर बढ़े जा रही थी। एक लोकल लड़का मिलता है तो हम उसे गाइड बनने के लिए कुछ पैसे ऑफर करते हैं। वो कुछ देर सोचता है और फिर सोचने के बाद हमें मना कर देता है। हम फिर जल्दी जल्दी कार तक पहुंचते हैं। इसी रास्ते में अंकल का घर दिखाई देता है जिनके साथ हम चले थे। कार के पास देखते हैं कि खुलेआम पैग चल रहे थे। ऐसा हिमाचल में कल्चर कॉमन है या एक्सेप्शन, ये तो किसी लोकल को कमेंट सेक्शन में ही बताना पड़ेगा। अगर ये कहानी पसंद आई हो और आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें।